हेलो हाय एवरीवन। तो आज जिस मॉडल के बारे में हम बात करेंगे वो है शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर syllabus and also for your exams. So let's get started. As you can see this diagram, so the components which are involved in Shannon and Weaver model are this: sender, encoder, channel, decoder and receiver, and noise and feedback is also there. So what this complete model is all about and who are Shannon and Weaver, we will talk about all those things. So let's get started. Here we can start with sender. So sender को हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स भी कहते हैं, इनकोडर एंड देन चैनल, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन सेंडर के से स्टार्ट होती है और सेंडर के पास क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है। किसके लिए होता है? एक रिसीवर के लिए होता है। सो हेयर एज यू कैन सी दैट द सेंडर के पास एक इनकोडेड मैसेज होता है जो ट्रांसमीटर के थ्रू पास ऑन होता है, फिर वो चैनल के थ्रू जाता है और डिकोडर तक वो डिकोड होता है और वो फाइनल अपने डेस्टिनेशन यानी रिसीवर तक पहुंचता है। और इन कंप्लीट प्रोसेस के बीच में एज यू कैन सी नॉइज़ का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कोई भी कम्युनिकेशन बिना नॉइज़ का कोई भी कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि वो पूरा ही नहीं हो सकता। किसी भी कम्युनिकेशन में नॉइज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो कहीं ना कहीं अगर कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज़ नहीं है तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इफ़ेक्टिव कहने का मतलब है कि वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही इनकम्प्लीट होगा अगर नॉइज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और किसी तरीके का नेटवर्क का प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉइज़, ये टेक्निकल नॉइज़ में आता है। कभी कभी नॉइज़ के बारे में यानी ऑब्स्टिकल्स या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में मैं एक अलग से क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस किस टाइप्स के नॉइज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पर फीडबैक है, तो नॉइज़ और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और ये 1 2 3 4 5 ऊपर के ये 5 कंपोनेंट्स: सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। सो सेंडर को हम क्या बोलेंगे? सेंडर क्या है? ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज है, यानी जो मैसेज की शुरुआत करता है और जिसके पास एक इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर। इनकोडर क्या होता है? इनकोडर है जो कि ट्रांसमीटर विच कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स, उसको हम इनकोडर कहते हैं। डिकोडर कौन है? द रिसेप्शन फेज ऑफ द सिग्नल विच कन्वर्ट्स सिग्नल इनटू मैसेज, यानी कि किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं कि मैसेज है उसको वो कहीं ना कहीं डिकोड करना, उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी सिग्नल को मैसेज में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं डिकोड करना। किसी भी तरीके के सिग्नल को मैसेज में जब हम कन्वर्ट करते हैं, देन दिस इज रिसीवर, द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम द सेंडर, यानी रिसीवर फाइनल डेस्टिनेशन होता है। जब भी ये पूछा भी जाए कि फाइनल डेस्टिनेशन किसी भी शैनन एंड वीवर मॉडल में क्या है, तो ये रिसीवर है और ये हमेशा याद रखिएगा। सो आइए अब हम जानते हैं कि शैनन एंड वीवर बेसिकली थे कौन। तो शैनन 1948 में शैनन एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और वीवर क्या थे? ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा शैनन एक मैथमेटिशियन या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और वीवर अमेरिकन साइंटिस्ट। तो बेसिकली शैनन एंड वीवर दो नाम है, आप हम याद रखिएगा। एक जो थे उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट को देखा था और दूसरे जो थे उसने उस टेक्निकल एस्पेक्ट को ह्यूमन कम्युनिकेशन से कनेक्ट किया था, और इसीलिए ये मॉडल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि टेक्निकल इश्यूज़ को डील करना कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बट ये किस तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हुआ और कितना इफेक्टिवली ये वर्क किया, ये भी बहुत रोचक है जानना। सो बोथ ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर टू राइट एन आर्टिकल, इन दोनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा था, बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, और इसको मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है और शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये नाम, बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, ऑल्सो कॉल्ड एज मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, also called as Shannon and Weaver model of communication. Now what? See, the model is specially designed to develop the effective communication between sender and receiver. At first, the model was developed to improve the technical communication. Later, it was applied in the field of communication. जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि टेक्निकल इश्यूज जो थे कम्युनिकेशन में उसको ठीक करना। ऑब्वियसली ये नाम ही आपको बता रहा होगा, बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, ठीक है।
और मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये इनका पर्पस था पहले कि टेक्निकल इश्यूज़ को डील करना, और उसके बाद फिर इसका काम ह्यूमन कम्युनिकेशन की फील्ड में आने लगा. तो मॉडल डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, नॉइस, चैनल, मैसेज रिसीवर, इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन, इनकोडर एंड डिकोडर. ये मैंने ऑलरेडी आपको उस मैसेज में और इमेज में बताया है. यहाँ पे मैंने अलग से एक हाईलाइट भी कर दिया है कि शैनन इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट एंड वीवर इज़ dealt with human communication. So the aim of Shannon was signal transmission from source to destination through transmitter and receiver across the channel with minimal interference or error, and Shannon was focused on engineering aspect of his theory. Weaver developed the philosophical aspect of this theory related to human communication, which I already mentioned. Now one important thing, entropy and redundancy. ये दो बहुत important एलिमेंट्स है इस कम्युनिकेशन में, एंट्रोपी एंड रिडंडेंसी, जिससे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं. एंड फिजिकल नॉइज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस थ्योरी विच आर कंसर्न ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम. अब क्या है एंट्रोपी एंड रिडंडेंसी, वो भी हम समझते हैं. So at first the model was developed to improve the technical communication. Later it is widely applied in the field of communication, which I've already mentioned in most of my paragraph, that first objective was to improve the technical communication and later it was applied in the field of human communication. Now we'll talk about level of noise. So वहाँ पे noise का जिक्र हुआ है. तो noise interrupts the message while it is on the way from the sender to receiver. जब भी कोई message sender से receiver के through जाता है तो there are level of noise which come across. So these are the two important noise which is called as internal noise and external noise. Now internal noise happens when a sender make a mistake in coding a message or a receiver makes a mistake while decoding the message. It can be internal noise. Like for example, जब कोई सेंडर मैसेज को इनकोड करने में कोई गलती कर दे, जैसे कि उसे उसका लाइक अ फ्रेम, मे बी इट कैन बी लाइक अ काइंड ऑफ वेरी हाई, कह सकते हैं कि एक ऐसा वोकेबुलरी यूज़ करना विच डिकोडर जो है, जो रिसीवर है डजंट नो इट, or any such kind of language which the decoder, like if I'm in a Hindi speaking person and I've been given a message of Chinese language, so it will be an internal noise to me, like I do not know the language and I have to read it through. Now we have a lot of this translator and all, but this is something called as a noise, which you know, a kind of frame of reference is also called as noise, like किस frame of reference में वो message किया गया and you are in another frame of reference, so these are called as an internal noise. Now external noise is something which interrupts the messages, like externally, not internally, like external noise, like a kind of internet problem, network issues, voice of some object, or anything which comes externally, like you know, sound of air, sound of wind, anything like XYZ, which are coming in an external way. So channel noise, again third type of noise is a channel noise also. So problem suggested any interference with the transmission of the message. So जब transmission message के transmission में कोई भी interference आता है, that is called as channel noise. So external and internal. Now very important, which is asked like several times, semantic noise. Now what is semantic noise? So problem occurs when message is misunderstood or the receiver doesn't understand the message because the communicator may use difficult words and unknown terminology. यानी कि ऐसे कोई noise जो कि बहुत आउट ऑफ दी, मतलब आप कभी आप एग्ज़ाम में बैठते हो और एट टाइम्स कभी होता था कि क्वेश्चन पेपर जो आता था और आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल मैच नहीं करता था. दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सेमेंटिक नॉइस बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच यू नो, आप कभी उस चीज़ के नज़दीक ही नहीं गए हो, कुछ इन्फॉर्मेशन के करीब ही नहीं गए हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू बीन गिवन दैट थिंग. लाइक kind of you know, problem occurs when message is misunderstood or the receiver does not understand the message. कभी मैंने कहा difficult words, difficult terminology use करने पे semantic noise का इस्तेमाल होता है. Effectiveness noise क्या है? Feedback is the third component to access the effects and comprehend the intended message adequately. अब मैं आपको एक बहुत important बताती हूँ कि तीन When communication is studied, the number of levels of problem identified by Shannon and Weaver, तीन तरीके के problem identify होते हैं जब levels of
प्रॉब्लम्स, ये शैनन एंड वीवर में 3 लेवल के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है, टेक्निकल, सेमनेटिक एंड इफेक्टिवनेस। ये हायरार्की में पहला लेवल है टेक्निकल, दूसरा लेवल है सेमनेटिक और तीसरा लेवल है इफेक्टिवनेस। तो टेक्निकल, पता ही आपको कि कोई भी प्रॉब्लम जब टेक्निकल एस्पेक्ट से हो उसको हम टेक्निकल प्रॉब्लम कहते हैं। सेमनेटिक नॉइज़, जब चीज़ें आपके नॉलेज से बाहर की हों और आपको वो मैसेज में आ जाते हैं। कभी कभी एक भारी सा ईमेल आपके मेल में आता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं और इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता है दैट you have to start reading the dictionary, you have to start searching the words from the dictionary. So these are semantic noise and effectiveness. तो ये 3 levels होते हैं किसी भी तरीके के noise के। Now जो फीडबैक जो आया है, जो फीडबैक का वर्ड यूज़ हुआ है, उसमें नॉर्बर्ट वीनर ने 1948 में ये फीडबैक को ऐड किया था। याद रखिएगा, फीडबैक किसने प्रपोज किया था? फीडबैक शैनन एंड वीवर ने नहीं डाला था। ओरिजिनल जो मॉडल था उसमें फीडबैक नहीं दिया गया था, फीडबैक को बाद में ऐड किया गया था नॉर्बर्ट वीनर ने, और उसके बाद उन्होंने फीडबैक को ऐड किया और ये लीनियर नेचर ऑफ अप्रोच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही केम अप विद दिस फीडबैक, नॉर्बर्ट वीनर। अब एंट्रोपी और रिडंडेंसी के बारे में बात करते हैं। तो एंट्रोपी किसको कहते हैं? इट रिफर्स टू मैसेजेस विच कन्वे हाईली अनप्रिडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर। जो आपने प्रिडिक्ट ही नहीं किया है, जब वो आपके पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। और रिडंडेंसी जो कि प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, जैसे इसका ऑपोजिट रिडंडेंसी, मैसेज विच कन्वे हाईली प्रिडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति से आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपने कुछ एक ऐसा एक ब्रेकिंग न्यूज़ डाला, तो आपको पता था कि वो सामने वाला व्यक्ति उस ब्रेकिंग न्यूज़ को किस तरीके से डील करेगा। वो हंसेगा, वो रोएगा, वो इसको बहुत ही हल्के में ले लेगा। तो सिंस यू नो द काइंड ऑफ पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी। और आपको ये पूरा का पूरा श्योरिटी है कि वो इसको बहुत ही लाइट वे में लेगा, ठीक है। लेकिन जब वही व्यक्ति उस मैसेज को बहुत ही सीरियस तरीके से ले लेता है और एक छोटे से ब्रेकिंग न्यूज़ को वो बहुत ही बड़ा और पहाड़ बना देता है, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग था, दैट इज़ कॉल्ड एज एंट्रोपी, ठीक है। तो हाईली अनप्रिडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर, तो ये होता है एंट्रोपी और ये होता है रिडंडेंसी। लंबा हो गया है ये वीडियो, मैं उसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। ऐसे कुछ और कंपोनेंट्स थे, बट मैं चाहती हूँ पहले आप इतना समझ लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होगा, देन प्लीज़ लेट मी नो।